वेलकम बैक गाइस। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में जो है हम जानेंगे कि एंटीकोगुलेंट्स बेसिकली हमारे होते क्या हैं। ठीक है ना, तो एंटीकोगुलेंट्स क्या होता है हमारे एंटीकोगुलेंट्स होते हैं बेसिकली कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना, जो कि प्रिवेंट करते हैं हमारे क्या क्लॉटिंग को, ठीक है ना, या कोगुलेशन ऑफ ब्लड को, है ना, कोगुलेशन ऑफ ब्लड को, है ना। एंटीकोगुलेंट्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं सारे के सारे जो कि क्या कर रहे हो बेसिकली जो हमारी क्लॉटिंग जो प्रोसेस है उसको रोक रही हो। तो पहले क्लॉटिंग है क्या, तो जनरली होता क्या है कि हमारी बॉडी में जब कभी भी जो है कोई इंजरी हो जाए, ठीक है ना, सपोज क्या हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, है ना, तो इंजरी के दौरान क्या होता है, ब्लड निकलता है, ठीक है ना। तो उस ब्लड लॉस जो है वो ब्लड लॉस ज़्यादा ना हो, तो उसके लिए हमारी बॉडी में जो है एक सेल्फ जनरेटेड मैकेनिज्म है जिसको हम कोगुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं, ठीक है ना। तो उस ब्लड को कोगुलेट होने से रोकने के लिए, है ना, जब हम उसे बाहर वाले एनवायरनमेंट में लाएंगे, बेसिकली हम इन विट्रो कंडीशन में लाएंगे जब हम उसे, तो वहां पर हमें क्या करना होगा, उस ब्लड की जो हमें प्रॉपर्टी है, अगर हमें चाहिए कि हम उस ब्लड से जो है सर्टेन कोई टेस्ट जो है हमें लगाने हैं, तो उस टेस्ट को लगाने के लिए क्या पता मुझे उस ब्लड में जो है कोगुलेशन कोगुलेटेड फॉर्म में नहीं चाहिए होगा, क्लॉट फॉर्म नहीं चाहिए होगा उसका, तो क्या चाहिए होगा मुझे, एज इट इज जो मेरा ब्लड था मुझे एज इट इज चाहिए होगा, तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा, एंटीकोगुलेंट्स यूज करूंगा, ठीक है ना। दूसरा, इन एंटीकोगुलेंट्स के बारे में जो एक सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो है हमेशा एक प्रॉपर प्रपोर्शन में, है ना, यूज होने चाहिए, है ना, हमेशा क्या होनी चाहिए, प्रॉपर प्रपोर्शन में क्या होनी चाहिए, हमेशा यूज होने चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, हम इन्हें इनसाइड भी यूज कर सकते हैं और आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी भी हम इन्हें यूज कर सकते हैं। और क्या इसके लिए यूज कर सकते हैं, टू प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। अगेन मैं फिर से बोल देता हूं, जो हमारे एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं बेसिकली जो हमारे ब्लड को क्लॉट होने से रोके, ठीक है ना। तो सॉरी, ओके, ठीक है, तो बेसिकली हमारे एंटीकोगुलेंट्स हैं, ठीक है। तो एंटीकोगुलेंट्स के जो हैं दो टाइप्स होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। एक तो हमारा ये हो गया कैल्शियम चिलेटर्स हो गए, ठीक है ना। कैल्शियम चिलेटर्स मीन्स बेसिकली ऐसे एंटीकोगुलेंट जिसमें कैल्शियम जो है, कैल्शियम को सॉरी, ऐसे एंटीकोगुलेंट जो कैल्शियम को बेसिकली जो है क्या करते हैं, ब्लॉक कर दें, है ना, चिलेट कर दें, या उनके साथ जो है बाइंड अप होके उनको क्या कर दें, एक प्रिसिपिटेट फॉर्म कर दें। तो इसमें बेसिकली जो हमारे आते हैं वो होते हैं ऑक्सलेट्स होते हैं, और ऑक्सलेट्स में भी हमारे जो है अमोनियम ऑक्सलेट्स, पोटेशियम ऑक्सलेट एंड डबल ऑक्सलेट्स आते हैं, ठीक। ईडीटीए भी हमारा आता है, मोस्ट कॉमन फॉर्म है, आप लोगों ने बहुत बार इसका नाम सुना होगा, ठीक है। तो जितने भी ये रेड कलर से मैंने शो करे हैं ये सारे के सारे क्या है, कैल्शियम चिलेटर्स हैं। और जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से मैंने ये शो करे हैं ना, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर से मैंने शो करे हैं, दीज आर नेचुरल नॉन कैल्शियम चिलेटर, मतलब ये क्या है, नेचुरल है, ठीक है ना। ये क्या कर रहे हैं, जरूर किसी पाथवे को जो है ब्लॉक कर रहे होंगे, तो पाथवे को ब्लॉक करने के बाद क्या हो रहा है, ठीक है ना, उन पाथवे को ब्लॉक करने की वजह से क्या हो रहा है, ये एज ए एंटीकोगुलेंट काम, मतलब ब्लड को कोगुलेट नहीं होने दे रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से जो दोनों के दोनों बेसिकली ये नेचुरल है, इसलिए मैंने इनको ग्रीन कलर से यहाँ पे शो अप करा है। पहले हमारा हेपेरिन और दूसरा है हमारा वारफेरिन, ठीक है ना। इनके यूजेस देख लेते हैं हम, इनके यूजेस कहाँ कहाँ पे, ठीक है ना। एक तो ये मेडिकेशंस में यूज होते हैं, ठीक है ना, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बैग में यूज होते हैं, मेडिकल सर्जिकल इक्विपमेंट्स में यूज होते हैं, और हिमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशंस में यूज होते हैं। इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये यूज होते हैं। अगर हम मेडिकेशंस की बात करें तो ये उन पेशेंट्स में ज़्यादातर यूज होते हैं जिनके अंदर जो है एबनॉर्मल क्लॉट्स ज़्यादा बन रहे हो, है ना, एबनॉर्मल क्लॉट्स ज़्यादा बन रहे हो। अब एबनॉर्मल क्लॉट्स कब ज़्यादा बन सकते हैं, एक तो एथेरोस्क्लेरोसिस वाली कंडीशन होती है, ठीक है ना, जब बहुत ज़्यादा कोई जो मोटा आदमी होता है, बहुत ज़्यादा जो उसका फैट इनटेक या उनके कार्ब्स या बेसिकली जो है बॉडी के मेटाबॉलिज्म में अगर कुछ गड़बड़ी आ गई है, तो उस कारण से क्या होता है, बॉडी में जो है एबनॉर्मल क्लॉट्स फॉर्मेशन होने लगते हैं, ठीक है ना, कई बार ऐसा होने लगता है, ठीक है। यह पता बॉडी का जो सेल्फ जनरेटेड मैकेनिज्म था जिस कारण से बॉडी में जो है वो क्लॉट्स नहीं बन सॉरी वो क्लॉट नहीं बन रहे थे, या एंटीकोगुलेंट्स जो हमारी बॉडी के नेचुरल थे वो ढंग से काम ना कर पा रहे हो, या सर्टेन फैक्टर्स हैं वो काम ना कर पा रहे हो, और वहां पे जो है एबनॉर्मली ब्लड क्लॉट्स फॉर्मेशन होने लगे हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि हमारी सपोज अगर मैं बात करूं, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, तो होगा क्या, अगर कहीं पे भी जो है सपोज एक ये क्लॉट जम गया, है ना, ये क्लॉट जम गया,
तो इस क्लॉट के जमने से होगा क्या, जो ब्लड फ्लो इस तरफ था वो क्या हो गया, इनहिबिट हो गया, तो ब्लड जो है यहाँ नहीं आ पाया। अब सपोज ये ब्लड जो है ना, हमारे हार्ट तक जाना था, हमारे हार्ट तक जाना था, और हार्ट तक जो है प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाया, ठीक है। तो क्या होगा, धीरे धीरे हार्ट का जो काम करने का वो एक एफिशिएंसी थी वो कम हो जाएगी। अब ये सिर्फ हार्ट के साथ ही नहीं है, ये आप किसी भी ऑर्गन के साथ रिलेट कर सकते हो, अब वो चाहे किडनी हो, है ना, इवन लंग्स, इवन ब्रेन, है ना, या लीवर हो, कोई भी हो, ये सब के सब जो है अगर वहां तक ब्लड नहीं पहुंच पाता, क्योंकि सारे के सारी सेल्स को अपने मेटाबॉलिज्म के लिए जो है एक प्रॉपर अमाउंट और प्रॉपर फ्लो में ब्लड चाहिए होता है, ठीक है ना। तो इस है ना, हम थोड़ा आगे चलेगा बट वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे, ठीक है ना। तो इस थ्रोम्बोसिस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, या तो प्राइमरी, या है ना, इस थ्रोम्बोसिस को रोकने के लिए हम बेसिकली मेडिकेशन के फॉर्म में इन्हें देते हैं। तो हमारे कॉमन जो एंटीकोगुलेंट्स हम यूज करते हैं, ठीक है ना, ये हमारे वारफेरिन है, हेपेरिन है और ड्यूकामेरॉल है, ठीक है ना। और ये थ्रोम्बोसिस जनरली हम किस किस में देखते हैं, ये सारी की सारी जो मेडिकेशंस है ना या एंटीकोगुलेंट जिनकी मैंने अभी बात करी, ये सारे के सारे यूजफुल होते हैं आपके प्राइमरी और सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस में हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हो सकता है, या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो सकता है। सॉरी फॉर दिस, ये बड़ा माउस थोड़ा बेकार चल रहा है, ठीक है ना, बट अगेन हमारे टॉपिक से मतलब है हमारा, ठीक है ना। अगेन हम इसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन बैग में हम यूज करते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा बहुत टाइम जो है हमारे यहाँ क्या होता है, ब्लड डोनेशन करते हैं ना, हम क्या करते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं। ब्लड डोनेशन के दौरान क्या होता है हम क्या करते हैं, ब्लड को कलेक्ट करते हैं हम डोनर से, ठीक है ना, ब्लड डोनर से हम ब्लड को कलेक्ट करेंगे और स्टोर कर देंगे स्टेराइल प्लास्टिक बैग, ठीक है ना। और फिर हम क्या करते हैं, उसको जो है एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं रेफ्रिजरेटर में, और हम उसको स्टोर कर देते हैं फॉर फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है ना। इसमें जो है हमारे कुछ केमिकल्स यूज होते हैं, अगेन सॉरी, अगेन प्रिजर्व करके रखते हैं, है ना, उन सेल्स की मॉर्फोलॉजी को, एंड ऑल्सो मीन्स ऑल ओवर जो है ब्लड को प्रिजर्व करके रखता है हमारे। तो कुछ केमिकल्स हमारे हैं, एसिड एसीडी जिसको हम एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज कहते हैं, और रही बात सीपीडी की, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि सीपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट, ठीक है ना, मेडिकल और सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो हम यूज करते हैं बहुत टाइम यानी कि सर्जरी के दौरान, तो होता क्या है बेसिकली, जब हम किसी को ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना, तो जो हमारी इक्विपमेंट्स रहते हैं उनमें ब्लड लग जाते हैं। अभी अगर ब्लड उसमें जो हम एज इट इज छोड़ दें, है ना, ब्लड हम उसमें एज इट इज छोड़ दें, तो वो इक्विपमेंट्स में तो क्लॉग्ड हो जाएंगे, जाम हो जाएंगे, वो काम तो कर पाएंगे नहीं कभी। तो जब वो काम ही नहीं कर पाएंगे तो फिर उनका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो हम क्या करते हैं, हम सूटेबल एंटीकोगुलेंट्स यूज करते हैं और इन इक्विपमेंट्स को हम उसमें डाल देते हैं, ताकि ब्लड जो है उस इक्विपमेंट को खराब ना कर सके, ठीक है ना। दूसरा, हम हिमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए इसे यूज करते हैं। पहला पीसीवी के लिए यूज कर लेते हैं, पैक सेल वॉल्यूम देखने के लिए, कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए, हीमोग्लोबिन देखने के लिए कर लेते हैं, ईएसआर देखने के लिए कर लेते हैं, टीएलसी देखने के लिए कर लेते हैं, और प्लेटलेट काउंट करने के लिए देख लेते हैं। ये सारे के सारे जो मैंने बताए, इसको जो है कभी किसी दूसरी वीडियो में जो है मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अभी जो हम अभी जो हम अपना एंटीकोगुलेंट यूज कर रहे हैं, तो उसके एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। और कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए, भैया हमने बताया कि जो एंटीकोगुलेंट है उसका काम ये है कि वो ब्लड को कोगुलेट ना होने दे। तो सीधी सीधी बात ये होता है कि हाँ, कि उसके अंदर जो उस ब्लड में जो सेल्स प्रेजेंट्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी जो है रिटेन रह जाए, ठीक है ना। तो रिटेन रहने के लिए क्या होगा, पहला तो ये जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं जो कि सबसे ज्यादा उसमें प्रेजेंट होते हैं, उनके साइज में कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा जो हमारा एंटीकोगुलेंट है वो हीमोलिसिस एक कंडीशन होती है, जब हीमोलिसिस मतलब होता है कि जो हमने सैंपल लिया था, है ना, हमने ट्यूब में जो सैंपल लिया था, और उसमें जो हमारे आरबीसी हैं, उसमें जो हमारे जो क्या है आरबीसी हैं, इन आरबीसी का जो है ब्रेक डाउन होने लगता है। क्या होने लगता है, ब्रेक डाउन होने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं, हीमोलिसिस कहते हैं, ठीक है ना, हीमोलिसिस कहते हैं, ठीक।
प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकना है, ठीक है ना। हमने अगर एक बेसिक जाना होगा कोआगुलेशन का, मैं पीछे अभी मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा कोआगुलेशन के ऊपर, ठीक है। तो जनरली प्लेटलेट जो है एग्रीगेट होने की कोशिश करता है, तो उसी एग्रीगेशन को रोकने के लिए, ठीक है, तो जो हमारा एंटीकोआगुलेंट है इतना सक्षम होना चाहिए कि जो प्लेटलेट है हमारे वो आपस में चिपके ना, एग्रीगेट ना हो, ठीक है ना। दूसरा, हम कई बार स्टेनिंग करते हैं, तो हमारा जो एंटीकोगुलेंट है वो किसी भी स्टेनिंग के उसमें जो है मतलब डिसरप्शन नहीं कॉज करना चाहिए उसे, मतलब ऐसे नहीं कि इनिबिट कर रहा है भैया, एंटीकोगुलेंट आ गया तो वो स्टेन भी नहीं लेने दे रहा है ना। तो स्टेनिंग प्रोसेस के लिए हमें हमें ऐसा एंटीकोगुलेंट यूज करना है जो हमें स्टेनिंग में भी जो है हमारा कोई अवरोध पैदा ना करे। दूसरा जो है ल्यूकोसाइट यानी कि जो हमारी WBC है उनकी मॉर्फोलॉजी को भी बचा के रखे, ठीक है ना। एंड ऑल्सो हमारा एंटीकोगुलेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि वो आसानी से जो है ब्लड में सॉल्युबल हो जाए, ठीक है ना। दूसरा हमारा EDTA है, ठीक है ना। पहला पीछे हमने पढ़ा था, अभी हमने देखा था, हमने चार्ट में देखा था हमने, ठीक है। चार्ट जो हमारा EDTA था वो कैसा था, कैल्शियम चिलेटर था। तो EDTA की फुल फॉर्म होती है हमारी इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, और ये उसका एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। जो EDTA होता है वो क्या करता है, कैल्शियम को रिमूव कर देता है ब्लड से, जो कि कोआगुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। ये जो है चिलेटिंग एजेंट भी कहते हैं हम इसे, EDTA को हम चिलेटिंग एजेंट भी कहते हैं। और चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, दीज आर द कंपाउंड दैट रिएक्ट विथ मेटल आयन टू फॉर्म स्टेबल वाटर सॉल्युबल मेटल कॉम्प्लेक्स। उसके साथ मिलकर जो है उसने बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं मोड ऑफ एक्शन में। अगेन पीछे हमने बात कर ली थी कि ये कैसे कैसे काम करता है। जो कैल्शियम मॉलिक्यूल है ना, उसको चिलेट कर देता है बेसिकली, है ना। EDTA को जो हम सिक्वेस्ट्रीन भी कहते हैं, ये जनरली हमारा ब्लड काउंट के लिए यूज होता है, और हिमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए तो इसका हमारा भरपूर तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं EDTA का, ठीक है ना। बल्कि हमारी EDTA वाइल भी आती है। तो ये EDTA है, ठीक है। EDTA को हम जैसे सैंपल में डालते हैं, ये क्या करता है, कैल्शियम को क्या कर देता है, चिलेट कर देता है। क्या कर देगा, कैल्शियम को क्या कर देगा, चिलेट कर देगा, ठीक है ना। चिलेट कर दिया, चल नहीं रहा है माउस अच्छे से, बट कोई नहीं। EDTA जो है चिलेट कर देता है कैल्शियम को, और एक कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स बना देगा, जैसे हमने पीछे पढ़ा था EDTA और कैल्शियम का एक कॉम्प्लेक्स बना देगा। और क्या करेगा, ब्लड फॉर्मेशन, सॉरी, जो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन था उसको प्रिवेंट कर देगा। अगेन इसके कुछ एडवांटेजेस क्या हैं भाई, रूटीन हिमेटोलॉजिकल वर्क के लिए यूज होता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्लड सेल्स को बचाए रखता है, स्टेनिंग एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ ल्यूकोसाइट को प्रिजर्व करके रखता है, और प्लेटलेट काउंट के लिए ये बहुत बढ़िया है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, अगर बहुत ज्यादा इसका यूज कर लिया है, एक्सेस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है, इसको EXCESS कर देना, ठीक है ना। तो एक्सेस कंसंट्रेशन में अगर EDTA का यूज करा तो ये आरबीसी का श्रिंकेज कर देगा। एररनियस हमारा PCV और MCV का रिजल्ट आएगा। तो इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो हमारी वेक्यूटेनर ट्यूब दी हुई है, ठीक है ना, तो उसमें जो हमारा क्वांटिटी ऑफ ब्लड है वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में भरा जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो EDTA है वो इंटरफेयर करता है ब्लड की बायोकेमिस्ट्री के साथ, इसको BIO कर देना भाई, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। तो ये सीरम के साथ, सोडियम के साथ, पोटेशियम कैल्शियम कंसंट्रेशन की प्लाज्मा के साथ जो है बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करता है EDTA। तो अगर हमें ये करना है तो बहुत टाइम हम बचते भी हैं इसके लिए। एंड अगेन हमने इसके लिए जो है दूसरे टाइप के हमारे पास एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है, वो हम आगे देखेंगे कौन कौन से होते हैं। अगेन ये जो एंजाइम ALP होता है ना, उसकी जो एक्टिविटी होता है बेसिकली वो डिक्रीज कर देता है बाय बाइंडिंग विथ मैग्नीशियम, क्योंकि EDTA जो है ना, मैंने कहा था कैल्शियम चिलेटर्स है, यानी कि कैल्शियम के साथ बाइंड अप होगा, ठीक है ना। पीछे देखा था ना हमने, ये देखो EDTA क्या कर रहा है, कैल्शियम के साथ बाइंड अप हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो कैल्शियम के साथ बाइंड अप हो सकता है तो मैग्नीशियम के साथ भी बाइंड अप हो सकता है। अब जब वो मैग्नीशियम के साथ बाइंड हो गया तो इसने तो सीधा सीधा ALP की जो हमारी एक्टिविटी थी उसको डिक्रीज कर दिया उसने, एंजाइम की एक्टिविटी को। तो अगर एंजाइम ALP की एक्टिविटी देखनी है तो श्योरली हमारे लिए इसके लिए जो है दूसरा कोई एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होगा जो मैग्नीशियम के साथ इंटरफियर ना करता हो, ठीक है। अगेन इट इज नॉट गुड फॉर कोगुलेशन स्टडी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हम एंटीकोगुलेंट ही यूज कर रहे हैं तो हम कोगुलेशन के लिए कैसे इसकी स्टडी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा विंट्रोब सॉल्ट है ना। विंट्रोब सॉल्ट किसे कहते हैं, बेसिकली हमारा डबल ऑक्सलेट होता है, और ये कॉम्बिनेशन में होता है किसके, अमोनियम ऑक्सलेट के और पोटेशियम ऑक्सलेट के, और इसका हम जो है 3:2 का रेशियो यूज करते हैं जनरली, ठीक। बनाएंगे कैसे हम इसे, 1.2 मिलीग्राम ऑफ अमोनियम ऑक्सलेट एंड 0.8 मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट, इट इज यूज्ड इन
100 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है ना। एंड अगेन 0.5 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इनफ फॉर एंटी कोआगुलेटिंग द 5 ml ऑफ ब्लड। अगर मैं 5 ml का ब्लड ले रहा हूँ, अगर मेरी 5 ml की सिरिंज है और मैं वहां से ब्लड ले रहा हूँ, तो जो 0.5 ml है इनका सॉल्यूशन जो हमने बनाया, इतना काफी है उस ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं। अगेन एक ये फिर से हमारा जो है चिलेटिंग, हमें चिलेट कर देता है कैल्शियम को, ठीक है ना। चिलेटिंग एजेंट हो गए, नॉट चिलेटिंग, सॉरी सही है ये, इट एक्ट्स बाय चिलेटिंग द कैल्शियम, ठीक है ना। अगेन कैल्शियम के साथ क्या कर रहा है, बाइंड अप कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, कैल्शियम के साथ बाइंड अप करता है और बना देता है इनसॉल्युबल कैल्शियम ऑक्सिलेट। तो क्या करता है, बेसिकली भारी हो गया तो प्रेसिपिटेट बना के नीचे ही सेटल हो जाएगा जनरली, ठीक है ना। तो कैल्शियम इट गेट्स डिप्लीटेड विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड, ठीक है ना। अगेन एडवांटेज देख लेते हैं हम, हेमाटोलॉजिकल एग्जामिनेशन और ईएसआर डिटर्मिनेशन के लिए कह देते हैं, ठीक है ना। ईएसआर को क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। अमोनियम ऑक्सलेट, इट इज यूज्ड एज डाइल्यूएंट इन सम मेथड्स फॉर मैनुअली काउंटिंग द डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, ठीक है ना। अमोनियम ऑक्सलेट को भी जनरली हम यूज कर लेते हैं बहुत सारे मेथड्स में, अगर हमें कहीं पे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को यूज कर लेना है। बट अमोनियम एक्सोलेट अगर मैं बता दूं तो हम 1 ml 2 मिलीग्राम हम 1 ml के लिए यूज करते हैं। अगेन ये क्या करता है, आरबीसी जो होता है, आरबीसी को अमोनियम ऑक्सलेट जो है श्रिंक कर देता है, ठीक है ना। तो श्रिंक कर दिया तो हमारे पास बचा क्या, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, और इसकी काउंटिंग हम इजिली कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा पोटेशियम ऑक्सलेट है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर प्रिवेंटिंग द ब्लड कोआगुलेशन एंड इट इज एडेड इन सोडियम फ्लोराइड एज एन एंटीकोआगुलेंट। सोडियम फ्लोराइड एक काफी इंपॉर्टेंट एंटीकोआगुलेंट है और इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एक तो ये प्लेटलेट इन विट्रो अगर हम बात करें बाहर की तरफ देखें तो ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को इतना नहीं रोक पाता है, इतना सक्षम नहीं है। इट डज नॉट प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन इन विट्रो, ठीक है ना। अच्छा बात करते हैं इन विट्रो, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बाहर इन लैब सराउंडिंग, और इन वीवो का मतलब होता है जब हम बॉडी की बात कर रहे हैं, किसी एक ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट ये मैंने रेड कलर से इसलिए करा है क्योंकि इट इज पॉइजनस एंड शुड नॉट बी यूज फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है ना। तो मैंने पीछे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में याद करो, मैंने पीछे बताया था ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जनरली हमारे दो है, एसीडी और सीपीडी, ठीक है ना। तो इट इज पॉइजनस एंड इट इज नॉट यूज्ड इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन बैग, ठीक है ना। Now blood examination is preferred within 1 hour of collection as some cellular distortion become prevalent, ठीक है ना। तो 1 घंटे के अंदर अंदर जो है चेकअप हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ओके गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर